हाँ भाई, चैप्टर हमने स्टार्ट करा था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था दो तरह की चैप्टर्स हैं इसके अंदर, एक है मोशन इन वन डायमेंशन और एक है मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन मैंने आपको समझाया था कि जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो एक ही डायरेक्शन में होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा, यानी ऐसे कह लो एक ही कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट में चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट में होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 0 होगा, है ना। अगर वर्टिकल मोशन कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, 0 होगा। वहीं अगर आप मोशन इन 2D को समझो तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसके पास दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा। लेकिन वही यहां पर देखें तो या तो x कोऑर्डिनेट होगा या फिर y कोऑर्डिनेट होता है। दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन एंड दिस इज मोशन इन टू डायमेंशन। अभी हम लोग की कंप्लीट स्टडी होगी मोशन इन वन डायमेंशन पे, उसके बाद सीखेंगे हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन में नेक्स्ट पार्ट जो है आपका डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें और वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें याद है हमें। सिंपल सी बात सर, शॉर्टेस्ट पाथ वेक्टर क्वांटिटी यूनिट मीटर होती है, डायमेंशन इसकी एल है। इन जनरल अगर हम बात करें मोशन इन वन डायमेंशन में तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो, तो ऑब्जेक्ट ए से बी गया, देन बी से सी आया, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए टू सी। मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, इसे पूरे पाथ लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा मैं डिस्प्लेसमेंट में भी दो तीन क्वेश्चंस जैसे बताऊं, थोड़े आ जाते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, यहीं पे मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है आपका, ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, और इसकी जो रेडियस दी हुई है वो रेडियस आपको दी हुई है आर। ठीक है, ये इस तरीके से सर्कुलेट होता है, ठीक है। और अब जो इसकी पोजीशन है, अब ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ठीक है, ये पी पॉइंट कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो आपको बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। पहले ये पोजीशन यहां थी, अब ये पोजीशन कहां है, यहां पे। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलो डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को जैसे मैंने कहा बताते हैं, सुनो। ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी। डिस्प्लेसमेंट क्या देखेगा, डायरेक्शन देखेगा। तो ये डायरेक्ट यहां से यहां ऐसे, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ, करेक्ट, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। अब देखो अगर हम ये वाला बात करें, ये डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये आर, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये वाली डिस्टेंस होगी पाई आर। कैसे होगी पाई आर सर, ये आधा था, आधा घुमा ना, यानी कि ये जो सर्कल का आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा यहाँ पे कवर हुआ होगा। और सेमी सर्कल यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, मतलब पूरा तो नहीं कहोगे लेकिन ये भी ऐड होता है सर्कमफेरेंस में, बट हम सिर्फ इसकी बात करें तो ये कितना होता है, पाई आर। तो दिस इज पाई आर, दिस इज 2r। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, यहां लिख देता हूं, दिस इज अंडर रूट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। करेक्ट, कॉमन लेना है ले सकते हो, क्या कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन, अंदर आ गया पाई स्क्वायर प्लस 4। करेक्ट, आर बाहर आ गया, अंदर आ गया अंडर रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आगे बात सुनिए, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको डिस्प्लेसमेंट में देखने को मिल सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। जो मैकेनिक्स होती है ना, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते हैं। अगर आप इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ करके जाते हो तो मजा नहीं आएगा, क्वेश्चंस नहीं हो सकते। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। देखो इससे मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस का जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो बंदा ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा वो ऐसा सोच सकता है।
तो मैकेनिक्स को क्लियर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा वेलोसिटी के बारे में तो बात ही नहीं हुई है ना, इस बारे में बात कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विद डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन क्या होगा, LT-1, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि पूरे डिस्टेंस ट्रेवलिंग में उसकी स्पीड कहीं भी चेंज नहीं होती है, तो उस जगह आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, करेक्ट। सेम फॉर द वेलोसिटी, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कहां यूज कर सकते हो, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन ही हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, सो ठीक है। अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन स्पीड एंड ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन, तभी वो कहलाएगा कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, क्योंकि डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात सर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां कॉन्सेप्ट लाया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर कह लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जो प्रैक्टिकल है, जो चीजें ज्यादा पॉसिबल है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो उसकी स्पीड लगातार कभी बढ़ भी रही है, कभी घट भी रही है, कभी रुक भी गया वो, फिर कभी चल भी रही है। तो इस केस में एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ए से बी गया, एवरेज स्पीड थी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर, देन फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लौट आया, तो एवरेज स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। आपसे कहा गया एवरेज स्पीड ऑफ दी होल ट्रिप बताइए, ए से बी जाने का, फिर बी से ए आने का। तो जो हम लोग मेन प्रैक्टिस करते हैं क्या करेंगे, सर ए से बी की डिस्टेंस को x मान लो, टाइम को t मान लो, टाइम का रिलेशन निकाल लो, फिर बी से ए की डिस्टेंस को अगेन वो तो x ही होगी, टाइम को t2 मान लो, t2 का रिलेशन निकाल दो। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x 2s, टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू x/20, t2 की वैल्यू x/30, और यहां से आपका आंसर आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर। बट मैंने जो आपको एक ट्रिक दी है ना, उस पे कैलकुलेशन को उसको यूज करो। मैंने क्या बोला कि भाई अगर ऐसा निकालना हो, अगर डिस्टेंस इक्वल है, जैसे ए से बी, बी से, दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट यूज करो n अपॉन में 1/v1, 1/v2, 1/v3 डॉट डॉट 1/vn। n क्या है यहाँ पे, जितनी बार वो डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो 2 बार ट्रेवल किया था, ए से बी एंड बी से ए, तो यहाँ n की वैल्यू 2 हो गई, 1/v1, v1 की वैल्यू 1/20 थी, v2 की वैल्यू 1/30 थी, 2 बार ट्रेवल किया इसलिए 2 स्पीड आ गई, करेक्ट। इसको सॉल्व करा 24, इतने में आपका सॉल्यूशन आ गया। तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो, इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन क्या है, ए से बी गया, स्पीड 20 थी, बी से सी गया, ठीक है, स्पीड कितनी थी, 30 थी, और ए से बी जाने में जो समय लगता है वो समय इक्वल है बी से सी जाने में, ठीक है। मतलब टाइम आपको इक्वल दे दिया गया और आपसे पूछा कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वैसे कैलकुलेशन करोगे तो वही सारे काम दोबारा करोगे। क्या काम, सर डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग x, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं y, इसमें टाइम दोनों में सेम है, t टाइम यहाँ लेट किया, x की वैल्यू यहाँ निकाल ली, यहाँ y की वैल्यू निकाल ली, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यहाँ आपने पुट कर दिया। बट मैंने कहा एक ट्रिक से काम करते हैं, जल्दी काम हो जाएगा, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या है आपके पास, सर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू जितनी भी आपकी स्पीड दी हुई, मतलब जितना बार भी वो चला उन सबकी स्पीड अपॉन में जितने बार वो चला है। अब यहाँ पे 2 बार चला है, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 स्पीड है हमारे पास, दोनों स्पीड को पुट कर, ठीक है। 20 + 30 अपॉन 2 क्या 25 आने वाला है, आगे बात सुनो। तो क्या है कि बहुत ही सिंपल तरीके से इनको यूज करके आप अपनी कैलकुलेशन से बच सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जाने से पहले चलो मिल ही गया तो बात कर ही लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
तो एवरेज वेलोसिटी यहां पर होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ये भी प्रैक्टिकल है सर। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, इसकी कभी डायरेक्शन चेंज हुई होगी, कभी स्पीड चेंज हुई होगी, करेक्ट। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जैसे हमने पहला क्वेश्चन यूज करा था, तो यहां पे देखो ए से बी गया, बी से ए गया, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? 0। सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? 0, करेक्ट। वहीं एक और क्वेश्चन हमने करा जिससे कुछ तो सीखने को मिलता है। हाँ, इक्वल टाइम लग रहा है, ठीक है, इक्वल टाइम लग रहा है। अगर इसमें निकालोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? ए से बी से सी, यानी कि अगेन एक्स प्लस वाई। टोटल टाइम सर टी 2t, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस, अगर टाइम इक्वल लगा है तो आप एक फॉर्मूला और डायरेक्ट यूज कर सकते हो फॉर एवरेज वेलोसिटी, इट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में, ठीक है। समझ गए बात को? क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट दो ही बात पे डिपेंड करता है सर, इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, अपॉन में 2। इससे आपका एवरेज वेलोसिटी निकल सकता है, करेक्ट। अब देखो मैंने थोड़ा इसमें डायरेक्शन की मैंने बात करी, क्योंकि डायरेक्शन की बात अपन कर नहीं रहे थे। अभी जो हमने वेलोसिटी पढ़ा, वेलोसिटी का डायरेक्शन सबको पता है सर, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगा, करेक्ट। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगी। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी सर? ये भी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगी। ये किधर होगी? अलोंग द नेट डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट किधर है सर? इधर। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? सीधी होगी, करेक्ट बात। अब इसके बाद समझो, चूंकि नॉन यूनिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, एक एवरेज तो आ ही गया, एक और टाइप का वेलोसिटी होता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया सर? किसी भी वेलोसिटी को एट एनी इंस्टेंट, यानी इंस्टेंटली आपने देखा। राइडिंग अ बाइक एंड सडनली यू सी कि आपका स्पीड कितना है, ठीक है, आपको पता चला इतनी स्पीड है, दैट इज इंस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर इस केस में मैं बात करूं, है ना, तो जो हमारा टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल क्या हुआ? आपने देखा, फिर आपकी मुंडी ऊपर हो गई, तो इस केस में कितना टाइम लगा होगा? देखा और मुंडी ऊपर हो गई, ये टाइम इंटरवल कितना हुआ होगा? बहुत कम। कह सकते हैं कि सर दिस डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? 0 के पास। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी आपका 0 हो गया तो इसको हम एक अलग इक्वेशन से लिखेंगे, दैट इज ds अपॉन में dt, करेक्ट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। अब यहीं से एक फॉर्मूला हमने और बनाया, कैसे? dt इधर आ गया, v dt इज इक्वल्स टू ds। इंटीग्रेशन का साइन लग गया दोनों में। लिमिट है एक की t1 से t2, एक की 0 से s, तो s इक्वल्स टू क्या आ गया? इंटीग्रेशन v dt, लिमिट t1 से t2 तक। लिमिट हमेशा इस dt को देख करके बैठाया जाता है। dt मतलब कि d के अंदर क्या है? d के अंदर अगर t है तो लिमिट यहाँ t के अकॉर्डिंग बैठेगी। समझ गए बात को? ऐसा नहीं कि v वाली लिमिट बैठा दो v1 v2, ठीक है। लिमिट अगर t है तो t की लिमिट। समझ गए बात को? ठीक है, आगे बढ़ते। अब इसी में किस टाइप का एक बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया था। एक बेसिक क्वेश्चन कैसा आपसे पूछा जा सकता है? इट इज सिंपली गिवन, इक्वेशन आपको दे दी और आपसे कहा कि वेलोसिटी निकालो 2 सेकंड में। जो कॉमन मिस्टेक है, वो कॉमन मिस्टेक ये होता है कि हम डायरेक्ट टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। बट अगर अपने कॉन्सेप्ट्स को तैयार करो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ना कि वेलोसिटी की। तो पहले तो आपको इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से वेलोसिटी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे सर? डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई। वेलोसिटी की इक्वेशन जैसी बनी है, टी की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपके पास आ गया, करेक्ट। अब जैसे ये इंटीग्रेशन वाला था, इससे एक और टाइप का बन सकता है। क्या बन सकता है बच्चों? सर वेलोसिटी दे दी आपको एंड डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट। क्या करोगे? इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस तो आप कर ही लेते हो। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने डिस्कस करा है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट,
ये इंटीग्रेशन का थोड़ा एक मैंने आपको मतलब समझाया, ग्राफ होता है। जैसे इंटीग्रेशन क्या है अगर ढंग से समझे, हमारे पास जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कुछ भी रैंडम मोशन इस तरीके से आपका हुआ है। ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी t1 टाइम पर, ये ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन थी t टाइम पर। पोजीशन क्या, वेलोसिटी, नॉट पोजीशन, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एरिया अंडर कर्व का। एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन y dx। जो भी y एक्सिस में है उसको इंटीग्रेट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, करेक्ट। तो जैसे अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं तो y एक्सिस में आपका वेलोसिटी है और x एक्सिस में आपका t है, तो इंटीग्रेशन v dt। अब ये किसका फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट का। तो एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। समझ गए बात को। और अगर इंटीग्रेशन का अगर मैं तुम्हें एक्चुअल मतलब समझाऊं तो वो क्या है, बेसिकली हमने क्या करा, ये छोटे से पार्ट को कट कर लिया, वो dt बिल्कुल छोटे से टाइम इंटरवल वाला, ठीक है। और इसको हमने इक्वेशन में रखा, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी, और उसको इंटीग्रेट हमने कर दिया इनिशियल से लेकर के फाइनल तक, इट इज लोअर लिमिट से अपर लिमिट। समझ गए बात को। एक और कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, सवाल होता है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा। वहां लिखा होता है मे बी इट विल गिव डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक ऑप्शन होता है ओनली डिस्टेंस, एक ऑप्शन होता है ओनली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ज्यादातर गलती क्या होती है, हम लोग क्या टिक करके आते हैं, इट विल गिव बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बेटा नहीं, इट विल गिव ओनली डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस का इससे कोई मतलब नहीं। आगे बात समझ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव एक्सेलरेशन। अच्छा, इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, एक मैंने जेन्युइन सवाल ले लिया कि भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और कुछ भी फिगर टाइप में बन के मिल जाएगा आपको, और आपसे कहा जाएगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सिंपली सर आप एरिया निकाल दो, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और छूट गई इस टॉपिक में, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो चूंकि इंस्टेंट है तो इंस्टेंट ही बात करेंगे, है ना। जैसे मान लो ये कोई पाथ था जो हमने ए से बी तक ट्रेवल करा, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है सर, बिल्कुल इंस्टेंट हम लोग पता करते हैं। मान लो इस पॉइंट पे हमने बात करा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, वो इंस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो डायरेक्शन किधर होगी, टेंजेंट बना दीजिए, यहां भी क्या करो, टेंजेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो उस पाथ पर टेंजेंट बनाने से हमें मिल जाती है। आगे बात समझ में। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी पॉइंट पे पॉसिबल हो भी सकता है, किसी पॉइंट पे पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ के बात को। क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉइंट वाइज बदलती है और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन पूरे ट्रिप के अलोंग दिखती है, करेक्ट। एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला कहां यूज करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं तो फिर बताएंगे आप। एक्सेलरेशन, चलो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, बचपन की ये डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, करेक्ट। याद ही रहता है सबको। बस मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। किस तरीके से, दी रेट का मतलब क्या हो जाएगा, अपॉन में टाइम। दी रेट का जहां दिखा दी रेट, उसका मतलब क्या होगा, अपॉन में टाइम। और किसका रेट है, चेंज इन वेलोसिटी, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, ठीक है। यहां पे देखो चेंज इन वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v माइनस u। समझ में आ गई बात। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसकी जो SI यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो डायमेंशन है वो है LT माइनस 2। डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के अलोंग होगी,
ठीक है, इट इज ऑलवेज अलोंग विथ वेलोसिटी। ठीक है, अब अगेन इसमें भी दो केस बनाएंगे हम लोग, कौन सा, एक यूनिफॉर्म का और एक नॉन यूनिफॉर्म का। करेक्ट। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कि ये जो चेंज है v माइनस यू, ये बिल्कुल फिक्स्ड हो जाए, जैसे हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहे। ठीक है, जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर एक सेकंड में बढ़ रही है। पहले में थी 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 10 हो गई, तीसरे सेकंड में 15 हो गई। इस तरीके से आपकी स्पीड इंक्रीज करते जानी चाहिए। तो इसका कोई एग्जाम्पल है आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का? बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल की बात करते हैं। अरे है तो ग्रेविटी। अरे ऊपर से नीचे कूदोगे तो हर बार स्पीड, हर सेकंड में स्पीड कितनी से बढ़ेगी? 10 से। पहले 0 होगा, फिर 10 मीटर पर सेकंड होगा, फिर अगले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड होगा, फिर अगले सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड होगा। मतलब हर सेकंड में 10 से बढ़ता जाएगा। हालांकि एक्यूरेट डेटा का कौन सा है 9.8, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कितना लेते हैं? 10 ले लेते हैं। आगे बात समझ में? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे भी चीज है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट ज्यादातर जो हम अपने लाइफ में अगर बात करें तो हम लोग तो ज्यादातर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हैं। करेक्ट। खैर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर मैं क्वेश्चंस के ऊपर बात करूं, जहां भी आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिले कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपके पास 3 ब्रह्मास्त्र हैं। ठीक है, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square minus u square is equals to 2as। बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, और एक और है एसेंथ, जो कि डिराइव्ड है s is equals to ut plus half at square के थ्रू ही, that is एसेंथ is equals to u plus a by 2 2n minus 1। ये कब यूज करते हैं? जैसे हमने वेलोसिटी बोला ना, इंस्टेंट वेलोसिटी, कि सर 5वें सेकंड में वेलोसिटी कितनी है? ये इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अभी कहां है, समझ गए बात को? तो इंस्टेंट है, इसको हम लोग इसलिए एक तरीके से और लिख सकते हैं, दैट इज एसएन माइनस एसएन माइनस 1। यानी जैसे मान लो मुझे पता करना है कि 5वें सेकंड पे मैं कहां हूं, 5वें सेकंड पे मैं कहां हूं, तो मैं कैसे पता करूंगा? तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं देख लूं 5वें सेकंड तक मैंने कितना ट्रेवल किया, माइनस चौथे सेकंड तक मैंने कितना ट्रेवल किया, तो मेरे 5वें सेकंड में कहां पर निकल के आ जाएगा। इसीलिए एक और फॉर्मूला है, दैट इज एसएन माइनस 1। आगे बात सर, तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहां पे आप इन सारी चीजों को यूज कर सकते हो। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तब, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो आपके पास 2 केस आते हैं, एक एवरेज एक्सेलरेशन, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहां पे अब चीज आप देखो क्या है। एवरेज तो पता ही आपको सर, सेम डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग वेलोसिटी, अलोंग वेलोसिटी, अलोंग एवरेज वेलोसिटी। वहीं अच्छा मैंने लिख भी रखा है अलोंग विथ एवरेज वेलोसिटी, चलो दोबारा लिख दिया, चलो कोई नहीं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी बताया मैंने आपको कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। सो ए विल इक्वल्स टू डीवी अपॉन dt, और यहीं से एक फॉर्मूला और आ गया आपके पास, दैट इज v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए dt, लिमिट है आपकी t1 से t2 तक। इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक मैंने बहुत अच्छा सवाल भी दिया था आपको। करेक्ट, इस सवाल देख करके याद आ रहा होगा। चलो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन था, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x at any time t is given by x square is equals to 1 plus t square। इक्वेशन आपको दे दी गई, x square is equals to 1 plus t square। its acceleration at any time t is x की पावर माइनस n। ठीक है, तो आपको n की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी थी कि n की वैल्यू कितनी होगी। करेक्ट, कैसे सॉल्व करते हैं सर? सिंपल सा फंडा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाई dt होता है, वेलोसिटी नहीं, यहां से शुरू नहीं करेंगे, इसका स्टार्टिंग यहां से,
सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टी स्क्वायर होता है क्या मतलब यहाँ पे गिवन है सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमने क्या करा डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt करेक्ट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया dx बाई dt की वैल्यू आ गई t बाई x दिस इज dt dx बाई dt दैट इज t बाई x और dx बाई dt किसका फॉर्मूला है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई t बाई x। अब यहां से एक्सेलरेशन पे आ जाओ a इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt v कितना निकल के आया t बाई x डिवीजन रूल लगा दो है ना। पहले क्या हो जाएगा सर इस t का क्या होगा डिफरेंशिएशन माइनस फिर क्या होगा इस x का डिफरेंशिएशन अपॉन में x स्क्वायर करेक्ट। यहां से जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आंसर आया x माइनस टी स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर करेक्ट x माइनस टी स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर। देन लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन में x क्यूब। नाउ दिस x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 इक्वेशन से गिवन है ना x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर सो x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पुट करा हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई x की पावर -3 यहां गिवन था x की पावर -n है तो n की वैल्यू बताइए तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। इस क्वेश्चन से आपको ये सीखना चाहिए देखो मैंने इसमें कुछ अलग काम नहीं करा ये काम आपको ही पता है करेक्ट लेकिन आपने यहां पे एक ट्विस्ट क्या देखा ये इक्वेशन तक तो मुझे लगता है लगभग बच्चे पहुंच जाते हैं फिर यहां से ये जो 1 वाला चीज है ये सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है जब भी ऐसे इक्वेशंस के साथ खेलो ना तो हमेशा एक सब्स्टिट्यूट बना के चलो जिसको तुम कहीं ना कहीं पुट कर सको ठीक है। हमेशा सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश में रहो ठीक है। जैसे यहां पे मैंने देखा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर दिमाग चलाना चाहिए इनका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो दिमाग चल गया कि सर इनका सब्स्टिट्यूट तो यहां रहा दैट इज 1। तो हमेशा इक्वेशंस में आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है और उसको पुट करना है करेक्ट। अब इसी के बेसिस पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे। हाँ अब आ गए क्वेश्चंस कहां किस टॉपिक से कांस्टेंट एक्सेलरेशन ठीक है। कौन सा टॉपिक है हमारे पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसके बेसिस पे जो थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने मेनली डिस्कस करा था। जैसे पहला सवाल अगर हम बात करें ये जेईई मेंस 2024 का है अ बॉडी मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट if Sn is the distance moved between t equals to n minus 1 and t equals to n and Sn minus 1 is the distance moved between t equals to n minus 2 and t equals to n minus 1 then the ratio of Sn minus 1 upon Sn is 1 minus 2 by x for n equals to 10 n की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 दी हुई है। तो द वैल्यू ऑफ x इज आपको x की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल सा फंडा है Sn एक डिस्टेंस ट्रेवलिंग हुआ है n-1 से लेकर के n तक में ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये जो Sn है ये Sn है करेक्ट। देख रहे हो Tn-1 से n और दूसरा कौन है Sn-1 वो कहां से कहां ट्रेवल हुआ है सर n-2 से n-1 अगेन ये भी Sn-1 करेक्ट। जो एसेंट वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा था दोनों यही है तो निकालते हैं इनको कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि अगर आपको 5वें पोजीशन पे निकालनी है तो S5 माइनस S4 कर दीजिए निकल के आ जाएगी कि 1 सेकंड में कहां थे आप। मैंने यहां पे वही सेम कॉन्सेप्ट लगाया Sn इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1 n डिस्टेंस में कहां तक चला था और n-1 डिस्टेंस में कहां तक चला था। तो हमारे पे फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और चूंकि बोला है फ्रॉम रेस्ट तो यूटी क्या हो गया 0 बचा सिर्फ s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने पुट करा n के लिए इट इज हाफ ए एन स्क्वायर n-1 के लिए पुट करा इट इज हाफ ए n-1 का स्क्वायर। यहां से इक्वेशन आ गई हमारे पास Sn इज इक्वल्स टू हाफ ए 2n-1 करेक्ट। उसके बाद सेम काम हमने किसके लिए करा Sn-1 के लिए n-1 माइनस n-1 2
तो यहां हो जाएगा हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में हाफ ए n माइनस 2 का स्क्वायर। इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आएगी हाफ ए 2n माइनस 3। तो Sn माइनस 1 कितना आ गया आपका a बाई 2 2n माइनस 3। अब इन दोनों का रेशियो ले लिया हमने, रेशियो Sn माइनस 1 अपॉन में Sn, रेशियो ले लिया हमने a बाई 2 कैंसिल 2n माइनस 3 अपॉन 2n माइनस 1। और ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है 1 माइनस 2 बाई एक्स, इट इज गिवन, हमने पुट करा इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x 2n माइनस 3 अपॉन में 2n माइनस 1। अब n की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 हमने पुट किया, इट इज इक्वल्स टू 17 बाई 19। तो यहां से इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई 19। जब इसको थोड़ा सा ओपन करोगे तो पता चल जाएगा कि 19 आ रही है। आगे बात समझ, तो इसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्ट क्या है इस Sn वाले का, क्योंकि Sn वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। चलो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो था आपका, नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल ऑफ t to t plus 1 are 125 meter and 50 meter per second respectively. The distance traveled by the particle in t plus 2 second is, देखो अब यहां पे तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस को देखो समझा रहा हूं, क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे सोचना है। तो कह रहा है इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दोनों हो रहा है, टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है t से t प्लस 1, टाइम इंटरवल क्या है t से t प्लस 1, यानी कि कौन सा इक्वेशन आएगा एसेंथ वाला, करेक्ट एसेंथ वाला ही तो आएगा। तो एसेंथ इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। अब ये देखो अगर तुम्हें t प्लस 1 का निकालना है तो तुम क्या लिखोगे सर s t प्लस 1 माइनस एस टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t प्लस 1 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड। हमने ये चीज गिवन है कितनी है, हाँ वैसे ये करने का भी कुछ खास मतलब नहीं था अगर आपको ढंग से कॉन्सेप्ट आता है तो। अगर आप डायरेक्ट समझ रहे हो कि सर t से t प्लस 1 में जो डिस्प्लेसमेंट आपको दी हुई है वो दी हुई है कितनी 125, मतलब आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि सर ये वैल्यू है आपकी एस टी प्लस 1 की। क्या ये चीज सोच पा रहे हो सर, ये तो डायरेक्ट वैल्यू है एस टी प्लस 1 की, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि t से t प्लस 1 कितना है 125 की बात। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि हाँ भाई t प्लस 1 माइनस टी इनका इंक्रीज 125 है। हालांकि यहाँ पे देखो हमने इसको पुट करा कहाँ एसेंथ वाले में 125 पुट कर दिया हमने, u को u ही रहने दिया, a बाई 2 पे a बाई 2 रहने दिया, n की वैल्यू कितनी है n की वैल्यू है t प्लस 1, करेक्ट, क्योंकि t प्लस 1 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहां से इक्वेशन आई 125 इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 2t, ये तो 3 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 2t प्लस 1। अब देखो यहां पे एक चीज और तुम्हें समझना चाहिए, अब ये इक्वेशन इतनी ज्यादा इनकम्प्लीट है कि हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए यार इसमें से किसी की तो वैल्यू गिवन होगी। इक्वेशन पे जाएंगे देखेंगे क्या कह रहा है सर, इंक्रीज इन वेलोसिटी ये दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल कितना है t से t प्लस 1, यानी सेकेंड कितना हुआ 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया 50, करेक्ट। तो ये हमने पुट करा 50, यहां से इक्वेशन आ गई 100 इज इक्वल्स टू u प्लस 50t, करेक्ट। अब मैंने आपको पहले कहा जब भी दो इक्वेशंस हैं कोशिश करो उसका एक सब्स्टिट्यूट बना के रखने का। अब मुझे दिख रहा है मैं अब इसके आगे क्या ही सॉल्व कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैंने इक्वेशन बना करके इसको छोड़ दी। अब मुझे किस पे काम करना था, मुझे निकालना था t प्लस 2 का। मैं आ गया t प्लस 2 पे, फॉर्मूला मैंने लगाया u प्लस a बाई 2 2t प्लस 2 2n माइनस 1 का, तो पुट करा हमने, एक्सेलरेशन 50 है 2t प्लस 4, ये आया u प्लस 25 2t प्लस 3, ओपन करा हमने तो ये आया u प्लस 50t प्लस 75। अब ये u प्लस 50t किसके इक्वल है 100, करेक्ट, u प्लस 50t किसके इक्वल है 100, ये 100 यहां हमने पुट करा, 100 प्लस 75 इट कम्स आउट 175। तो देखो सब्स्टिट्यूट करने का कितना ज्यादा फायदा मिलता है, नहीं तो ऐसे निकाल पाते क्या, नहीं निकाल पाते। तो हमेशा इक्वेशन बनाओ लास्ट तक जाओ, जो बच गया उसको रहने दो
और अपना दूसरा काम शुरू करो, वो वैल्यू कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, इक्वेशन काम आ जाएगी। समझ गए बात को? अब इसी बेसिस पे अब जो मैंने जितने क्वेश्चंस करे थे अब जरा उनके ऊपर देखो। अब जरा इस सवाल को देखो, क्या है सवाल? अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration covers displacement s1 in first p minus 1 second and s2 in first p second. The displacement s1 plus s2 will be made in. ये अब आपका पूरा ही है, पूरा टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहा है। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियल जीरो है तो s इज इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर। तो s1 डिस्टेंस कब है? p माइनस 1 के लिए। s2 डिस्टेंस कब है? p के लिए। दोनों को हमने ओपन कर दिया। ये क्या है? हाफ ए पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस जो भी है, s1 प्लस s2 की वैल्यू कितनी होगी? ये भी हाफ ए टी स्क्वायर होगी। हाफ ए कैंसल, टी की वैल्यू आ गई रूट 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। क्या इजी क्वेश्चन था? पहले देखिए टफ लग रहा था, ठीक है। तो मैकेनिक्स में क्या है ना, इक्वेशंस के साथ खेलना है आपको, कॉन्सेप्ट्स तो है ही। नेक्स्ट, अ कार इज मूविंग विथ स्पीड of 150 km per hour and applying the brake, it will move 27 meter before it stops. If the same car is moving with a speed of one third, it is one third the reported speed, then it will stop after traveling dash meter. मतलब ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल समझो पेपर में आ ही जाता है, आता ही है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया था, आप डायरेक्ट यूज करो। अगर बॉडी सेम है ना आपका, वही बॉडी है, बस उसके स्पीड या डिस्टेंस के साथ छेड़खानी हुई है, तो आप डायरेक्ट यूज करो, सर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, करेक्ट। यानी से फॉर्मूला लगा सकते हो d1 बाई डी टू विल इक्वल्स टू v1 बाई v2 का होल स्क्वायर। अब d1 कितना था? 27, d2 आपको निकालना है, v1 कितना था? 150, v2 कितना हो जाएगा? 1/3। तो 150 का 1/3 कितना होगा? 50 आ गया। तो यहां से आ गया 3, 27 d2 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, 27 d2 इक्वल्स टू 9, d2 इक्वल्स टू 3 मीटर। आगे बात समझ में? और ये क्वेश्चन देखो आता ही है, मतलब अगर तुम एक बार पीवाईक्यू उठा के करोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें लगातार मिल जाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो दूसरा सवाल मैंने यहाँ करा है, a small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of 10 meter in t second, the distance traveled by the boy in the next t second will be. अब ये तुम्हें अगेन सिखाएगा इक्वेशन बनाना और उसको सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। का एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और रेस्ट अगर स्टार्ट करता है तो 10 मीटर चलता है टी सेकंड में, ठीक है। पहले टी सेकंड में कितना चलता है? 10 मीटर। तो अगले टी सेकंड में कितना चलेगा? ठीक है, सुनने में आसान लग रहा है लेकिन सब्स्टिट्यूशन आपको ये बहुत अच्छे से सिखा देगा। देखो यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगाएंगे सर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u तो 0 है क्योंकि रेस्ट बोला है, इक्वेशन आ गई हाफ एटी स्क्वायर, s दिया हुआ है 10 किसके लिए? t के लिए। तो यहां से हमने एक इक्वेशन बना ली सर, एटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। आपको क्या करना है? नेक्स्ट t के लिए निकालना है। चार्ज हाँ, कहां थे हम लोग? ओके, टी सेकंड में 10 मीटर चला है, अगले टी सेकंड में कितना चलेगा निकालना था। हमारी इक्वेशन क्या बन के आई थी? एटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, करेक्ट। अब उसके बाद आपको ये सोचना है सर मुझे किसके लिए निकालना है? नेक्स्ट टी के लिए। अब ये तो थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट टी के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो इस टी वाली होगी, करेक्ट। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हम तो निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। हम एक काम करते हैं, पूरे ही बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टी करना है ना, एक काम करते हैं, ये वाला टी प्लस वो वाला टी, टोटल टाइम कितना हो गया? 2t। तो हम 2t के लिए निकाल लेते हैं। तो 2t के लिए इक्वेशन यहीं बैठेगी हाफ एटी स्क्वायर, और यहां से आ गया सर s इज इक्वल्स टू हाफ 2 का स्क्वायर 4 हो गया 4t स्क्वायर, यानी कि s इन 2t सेकंड कितना आ गया आपका? अच्छा 80 स्क्वायर, ये आ गया 2 से कट गया, 80 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी? 20, s इक्वल्स टू कितना आ गया? 40 मीटर, करेक्ट। तो 2 सेकंड में कहाँ है? 40 पे है,
1 सेकंड में कहाँ है, 30 पर है, पहले t सेकंड में 10 पे है और दूसरे जो t है यानी t प्लस टी वो कहाँ पर है, 40 पर है। तो बीच वाला जो ये t था वो कहाँ पे होगा, माइनस कर देंगे 40 माइनस 10 30 मीटर। आई बात समझ, ठीक है। पहले t सेकंड में सर 10 मीटर था, मुझे दूसरा t का निकालना था, तो पहले मैंने कहा कि भाई उसका तो निकालना पॉसिबल लग नहीं रहा है, तो हम एक काम करते पूरा ही निकाल देते हैं, t प्लस टी का, जो t प्लस टी का आया उसमें से हमने माइनस कर दिया। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कह लो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, और तुम्हें ये सिखा तो देगा, सब्स्टिट्यूशन करना तो अच्छे से सिखा देगा, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन को, क्या कर रहा है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, ठीक है, अल्फा से कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा, फिर स्पीड घटनी शुरू हो गई, डी एक्सेलरेशन शुरू हो गया, बीटा है इसका वैल्यू, टू कम टू रेस्ट, एंड रेस्ट पे भी आ गया, रेस्ट से शुरू किया था रेस्ट पर आ गया। इफ द टोटल टाइम elapsed is t सेकेंड, ठीक है, रेस्ट से निकल के रेस्ट तक आने में जो समय था वो t सेकेंड था, तो बताइए भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, करेक्ट। तो ऐसे ही जब भी होगे ना क्वेश्चंस, तो हमेशा कोशिश करो ग्राफ बना लेने का, क्या करो, ग्राफ बना लेने का। मैंने यहाँ ग्राफ बना दिया, सर रेस्ट से स्टार्ट हुआ अल्फा तक, लेट सपोज यहाँ तक गया, फिर उसके बाद ये डी एक्सेलरेट हुआ बीटा से, तो यहाँ पर अगेन रेस्ट पर ये आ गया, करेक्ट। टोटल टाइम उन्होंने मुझे दिया कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, टी है, करेक्ट। मैंने निकाल लिया कि भाई ये वाली जो हाइट होगी, हाइट कितनी होगी, तो सर अल्फा टी होगी। अगर मैं अल्फा के लिए बात करूँ तो अल्फा, अच्छा यहाँ से यहाँ तक मैंने टाइम t1 मान लिया, इसका यहाँ से यहाँ तक का t2 ये मैंने माना है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या मैंने ले लिया, अल्फा t1, ठीक है। कितनी होगी वेलोसिटी, अल्फा t1, यहाँ लिख भी दिया मैंने, a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, तो अल्फा इज इक्वल्स टू v माइनस, इनिशियल 0 था, टाइम लगा t1, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, अल्फा t1, करेक्ट। तो हाइट भी मुझे पता चल गई, बेस मुझे गिवन है t, तो एक काम करता हूं मैं इस ट्रायंगल का निकाल लेता हूं फिर एरिया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो होगा डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल जो भी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने टाइम डिस्टेंस अगर आपको लिखा हुआ है तो आप एरिया कर निकाल सकते हैं, ऐसा अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने ट्रायंगल का क्या करा, एरिया निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस पूरा हमारा कितना है, टी है, हाइट कितना है, अल्फा टी1। अब इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इक्वेशन बना के छोड़ दिया, जहां जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे, करेक्ट। अब अगर मैं इस इक्वेशन को ढंग से देखूं तो क्या चीज है जो मुझे आंसर कंप्लीट करने में दिक्कत कर रही है, सर वो है आपका ये t1, क्योंकि t तो आपको गिवन है, अल्फा आपको गिवन है, बट ये t1 आपने खुद से माना है, तो ये आपको बस इस t1 की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू इसमें पुट करनी है ताकि आपका आंसर निकल के आ जाए। तो मेरा दिमाग यहाँ अब इस t1 को कैलकुलेट करने में, कैसे करेंगे t1 कैलकुलेट, तो पहला पॉइंट मेरे दिमाग में आता है, इस पॉइंट पे अल्फा की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी तो बीटा की इनिशियल होगी, करेक्ट। तो मैंने लिखा फाइनल वेलोसिटी ऑफ अल्फा विल इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बीटा, तो अल्फा t1 इज इक्वल्स टू बीटा t2, t2 की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा t1 अपॉन में बीटा। अब दिस t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे अल्फा t1 अपॉन में बीटा। अब यहां से देखो कैलकुलेट हमने करा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा इंटू t1, जहां है t, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा t अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। अब हम ये इक्वेशन को अगर हम ढंग से देखें, बीटा हमें पहले से पता है, टी भी हमें गिवन है, अल्फा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, हो गया काम। अब इस पूरी इक्वेशन को यहां पुट कर दो t1 पे, जैसे हमने पुट करा क्या हो गया भाई, यहां है अल्फा बीटा टी अब अल्फा प्लस बीटा, यानी एस इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा। आई बात समझ, ये भी जेईई मेंस का सवाल है, पीवाईक्यूजी है, ठीक है, अच्छा सवाल है, दिखाया सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं,
चलिए नेक्स्ट। हाँ, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, जिसको सुन करके अच्छा लगता है, मतलब दिमाग नहीं चलता है, आसान बस दिमाग नहीं चल पाता है, क्या करें। क्या है क्वेश्चन? एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes the signal post with velocity u। इंजन पास कर रहा है u से, करेक्ट, एंड द लास्ट कंपार्टमेंट विथ वेलोसिटी v, जो लास्ट वाला कंपार्टमेंट है वो पास कर रहा है v वेलोसिटी से, करेक्ट। तो आपको कहा जा रहा है द वेलोसिटी विथ विच मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पास दिस सिग्नल पोस्ट। तो ये जो मिडिल होगा ना, मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट पास करने में जो पास करेगा वो कितने स्पीड से पास करेगा। इंजन अगर यू से पास करता है और लास्ट कंपार्टमेंट वी से पास करता है, तो मिडिल वाला पॉइंट, मिडिल वाला जो कंपार्टमेंट है वो कितने स्पीड से पास करेगा। सुनने में तो अच्छा लगा, समझ में भी आ गया, लेकिन हाउ टू कैलकुलेट? देखिए सिंपल सा दिमाग लगाना था। यू से पास किया हमने, इक्वेशन लगा दी v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। मिडिल वाले के लिए मैंने इक्वेशन बनाया। तो मिडिल वाले के लिए लेट सपोज v नॉट की वेलोसिटी से पार कर रहा है, करेक्ट। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई v नॉट। इनिशियली इंजन कितना से पास किया था? u से। और लेट सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा s है। अगर ये डिस्टेंस s है तो ये भी कितना हो जाएगा? s ही हो जाएगा, क्योंकि मिडिल बोला है उन्होंने। तो इक्वेशन हो गई v नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब कुछ नहीं कर सकते, इक्वेशन हमने छोड़ दिया। अब लास्ट कंपार्टमेंट की इक्वेशन अगर हम बनाए, तो फाइनल वेलोसिटी उन्होंने दे रखी है v से निकल रहा है, सर इट इज v स्क्वायर। अगर हम मिडिल से बात करें तो इनिशियली कितने से निकल रहा था? v नॉट स्क्वायर से। और अगर देखें तो ये किसके इक्वल होगा? 2a, और ये डिस्टेंस कितनी है? अगेन s, इट इज 2as। और ये 2as पहले से किसके इक्वल है? v नॉट स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमने यहां पुट कर दिया, करेक्ट। तो यहां से इक्वेशन क्या बन के आई? सर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v नॉट, v नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2। आगे बात समझ? क्वेश्चन सुनने में अच्छा लग रहा था, सॉल्यूशन भी अच्छा लग गया होगा। ये कि थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग ऐसे चल सकता है। ओके नेक्स्ट, तो सिंपल सा सवाल है, कह सकते हो कि थोड़ा आई कैप जे कैप वाली चीज को ओपन करने के लिए है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, क्या है? A particle moves from the point 2 I cap plus 4 j cap meter at t equals to 0 with an initial velocity 5 I cap plus 4 j cap meter per second। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले से दी हुई थी 2 I cap plus 4 j cap, और इनिशियल वेलोसिटी थी 5 I cap plus 4 j cap। It is acted upon by a constant force which produce a constant acceleration 4 I cap plus 4 j cap। What is the distance of the particle from the origin at time t equals to 2 सेकेंड। हालांकि ये है तो मोशन इन अ प्लेन का, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में रखा है। ठीक है, देखो फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u आपको दिया हुआ है 5 I कैप प्लस 4 j कैप, t आपको दिया हुआ है 2, a आपको दिया हुआ है 4 I कैप 4 j कैप, t तो 2 है ही। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? दिस इज 18 I कैप प्लस 16 j कैप। अब चूंकि ऑरिजिन से निकालना है और ये डिस्टेंस आपने कहां से निकाली है? किसी एक पॉइंट से निकाली है, तो वहां से और उस पॉइंट का आप क्या करो? ऐड ऑन कर लो। दोनों को हमने ऐड करा, इट इज 20 I कैप 20 j कैप। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, इट इज 20√2 मीटर। ये क्वेश्चन यहां रखने का क्या मतलब है सर? बस एक मतलब है, जो कॉमन मिस्टेक है ना वो ये होता है, हम लोग ना पहले ही मैग्नीट्यूड निकालने चले जाते हैं। ठीक है, पहले ही क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं और इक्वेशन हमारी पूरी खराब हो जाती है। ठीक है, तो पहले आराम से आप सॉल्व करिए आई कैप जे कैप के टर्म्स में, लास्ट में जाकर के आप मैग्नीट्यूड के पीछे भागिए। ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड निकालने लग जाओगे, पता चला तुम पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, फिर सारा काम कर रहे हो, खराब हो जाएगा काम। ठीक है, तो पहला आई कैप जे कैप में करो, सबसे लास्ट में जो इक्वेशन बनी है उसका डायरेक्शन निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने करा था, लगभग सारी चीजें मैंने रिवाइज करवा दी।
अब जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, मतलब वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, दिमाग ठीक कर देने वाला सवाल है। चलिए, अगर इससे कुछ भी अगर सीखे हो तो यहां तो दिमाग लगा लोगे। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन करा है ना, तो अगर कुछ सीखे हो तो दिमाग तो लगा दोगे, नहीं सीखे हो तो नहीं लग सकता है। कौन सा क्वेश्चन था ये इससे पहले? 8वां था क्या? 8वां था। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड, इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड, in a car race on a straight road, car A takes a time t less than car B, less than car B at the finish, at the finishing point जो है, at the finish, and passes finishing point and passes finishing point with a speed v, with a speed v more than that of car B, more than that of car B। ठीक है, both the car start from rest, both the car start from rest and travel with constant acceleration, and travel with constant acceleration A1 and A2, A1 and A2 respectively, then V is equal to test। चलिए, ये है आपका पूरा सवाल। कैलकुलेट करिए कि V किसके इक्वल होगा। समय दे देता हूं आपको मैं, इसके लिए आपको मैं समय देता हूं 3 मिनट। कोशिश करो इक्वेशंस बनाने का। टाइम अप। चलो सीख लेते हैं फटाफट। देखो सॉल्यूशन है। न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिक वैल्यू मैंने दी नहीं थी, 80 कैसे आ गया? अच्छा 80 नहीं, गलत है बेटा, गलत हो गया। चलो देखो यहाँ, सीखो 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 फटाफट सीखो। कह रहा कार रेस है ऑन अ स्ट्रेट रोड, कार इट टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी। ना तुम्हें कार ए का टाइम दिया है ना कार बी का टाइम दिया है, बस ये बताया कि दोनों के बीच का जो टाइम है वो टी है। ठीक है, सेम इन्होंने क्या करा, वेलोसिटी के साथ भी v आपको दिया है, v मोर देन दैट ऑफ कार बी।
ना ए का दिया है ना बी का दिया है, बस बताया है कि v उससे ज्यादा है। अच्छा, बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। हाँ, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन उन्होंने दोनों का दे दिया, एक का a1 है भाई, एक का क्या है a2 है। करेक्ट। अब मेरे दिमाग में ना दो फंडे आते हैं। सबसे पहला फंडा कि रेस हुआ है, तो रेस हुआ है तो डिस्टेंस तो इक्वल होगा, है ना। अरे दोनों इक्वली डिस्टेंस में तो ट्रेवल किया होगा, तो रेस हुआ है तो डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। चलो, तो उसके लिए पहले मैं काम करता हूं, कार ए की स्पीड को v1 मान लेता हूं, टाइम को t1 मान लेता हूं, और कार बी की स्पीड को v2 मान लेता हूं, टाइम t2 मान लेता हूं। अब रिलेशन लिख देते हैं। क्या कह रहा है कि सर कार ए टेक्स अ टाइम t लेस देन कार बी। कार ए टेक्स टाइम t लेस देन कार बी। इक्वेशन क्या बैठेगी सर, t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू t। करेक्ट सर, कार ए टेक्स टाइम t लेस देन कार बी, तो t2 माइनस t1 किसके इक्वल हो जाएगी, t के इक्वल हो जाएगी। अब स्पीड में देखो तो स्पीड में क्या कर रहा है, v ज्यादा है ना, यानी कि क्या लिखोगे सर, v1 माइनस v2 विल इक्वल्स टू v। करेक्ट। यहां तक बात आई समझ कि सर इन्होंने साफ साफ कहा कि वी पॉइंट विथ अ स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार b। जो b कार b की जो स्पीड थी उससे वो v ज्यादा था, यानी v माइनस v2 इक्वल्स टू v। अब देखो इस इक्वेशन के साथ थोड़ा काम करते हैं। मैं v को लिखने जा रहा हूं क्योंकि ये इसका है कार a का, और दोनों का इनिशियल क्या है, रेस्ट पर है ना, बोला है ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो दोनों का तो u इक्वल्स टू 0 है। जैसे मैं लगाऊंगा सर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो बचेगा सिर्फ हाफ at स्क्वायर। करेक्ट। तो मैं इस v1 और v2 की डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहा हूं, दैट इज a1 t1 माइनस a2 t2 विल इक्वल्स टू v। डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, a1 t1 माइनस a2 t2 इज इक्वल्स टू v। चलो, अब यहां पे देखो 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 t2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां से t2 की वैल्यू कितनी आ रही है सर, t प्लस t1। लिखने की क्या जरूरत है, समझ में आता ही है। तो मैंने क्या करा, t2 की वैल्यू पुट कर दी सर, a1 t1 माइनस a2 t2 की वैल्यू कितनी हो गई सर, t प्लस t1, एंड दिस इज इक्वल्स टू v। तो इक्वेशन बन के आ गई a1 t1 माइनस a2 t प्लस a2 t1 इज इक्वल्स टू v। तो मैंने यहां पे t1 को ले लिया कॉमन, मेरे पास आ गया a1 प्लस a2 माइनस का a2 t इज इक्वल्स टू v। दिस इज योर इक्वेशन 2। इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसका यही हो गया, ठीक है। तो ये तो एक रिलेशन निकल के आ गया। अब यहां पे मैं देखूं कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, t1। सर a1 गिवन है, a2 गिवन है, t गिवन है, v गिवन है, एक ही चीज है सर जो आपको परेशान कर रही है, वो है t1, जो कि आपने लेट किया। इस t1 की वैल्यू ढूंढ लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो t1 की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो मेरे दिमाग में आता है एक फंडा कि दोनों ने रेस करा है, यानी दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम, और डिस्टेंस सेम है तो कहीं ना कहीं यहां से अपन टाइम निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया फंडा सर, s डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए विल इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी। दोनों रेस्ट से स्टार्ट किया है, करेक्ट। तो लिख सकते हैं इसका a1 t1 स्क्वायर विल इक्वल्स टू a2 t2 स्क्वायर। करेक्ट। और t2 की वैल्यू क्या है सर, t2 की वैल्यू है, जल्दी बताओ, t प्लस t1 पुट करते हैं, a1 t1 स्क्वायर विल इक्वल्स टू a2 t प्लस t1 का होल स्क्वायर। करेक्ट, यही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज में जाके सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारे पास इक्वेशन है a1 t1 स्क्वायर विल इक्वल्स टू a, क्या था भाई, a2 था, a2 t प्लस t1 का होल स्क्वायर।
अब दिख रहा है कि हाँ सर यहाँ से आप T1 की वैल्यू तो निकाल लोगे, दिक्कत तो नहीं होने देगी, है ना, निकाल के लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पूरे को अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट जैसे ही करें क्या हो जाएगा, रूट A1 T1 रूट A2 T प्लस T1, ओ T1 हो गया, T प्लस T1, करेक्ट। तो जरा ओपन कर दें इसको, क्या है, रूट A1 T1 रूट A2 T प्लस रूट A2 T1, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो गया सर, रूट A1 माइनस का रूट A2 T1 इक्वल्स टू रूट A2 T, करेक्ट, यही हो जाएगा। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर, रूट A2 T अपॉन में अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, करेक्ट, ये T की वैल्यू निकल के आ गई। अब मेरी जो पहली इक्वेशन थी मैं उसमें पुट करने जा रहा हूं। पहली इक्वेशन क्या थी मेरी, कहाँ गई इक्वेशन, या जो दूसरी इक्वेशन थी, T1 A1 प्लस A2 माइनस A2 T इज इक्वल्स टू V, करेक्ट, लिखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 it is given that is T1 A1 plus A2, A1 plus A2 था या A1 माइनस A2 था, कुछ गलत है क्या, गलत है, सरासर गलत है, देखो जरा, क्या हाफ हाफ, A1 माइनस A2 होगा ना, दिख गया, क्योंकि यहाँ माइनस का A2 इंटू T1 हमने करा था, तो ये होना चाहिए माइनस का A2 T1, तो हमने प्लस का लिख दिया है इसे, हाँ, ओके, A1 माइनस A2, T1 A1 माइनस A2 माइनस का A2 T इक्वल्स टू V, तो A1 माइनस A2 माइनस का A2 T इक्वल्स टू V, माइनस का A2 T इक्वल्स टू V, ओके। T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, इट इज रूट A2 T अपॉन में अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, करेक्ट। अंडर रूट का सवाल है तो मुझे लगता है हम लोग ये फॉर्मूला आज यूज कर सकते हैं, रूट A1 स्क्वायर माइनस रूट A2 का स्क्वायर, बताओ, लिख सकते हैं, रूट A1 स्क्वायर माइनस रूट A2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां पे आपकी इक्वेशन आ गई सर, रूट A2 T अपॉन में रूट A1 माइनस रूट A2 इज इक्वल्स टू, सॉरी, इंटू रूट A1 माइनस रूट A2 रूट A1 प्लस रूट A2, और इन सब में माइनस क्या है, माइनस का A2 T, दिस इज इक्वल्स टू V। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज गई कैंसिल आउट, बचा आप पे क्या, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट A1 A2 दोनों अंडर रूट में चले जाएंगे, T भी मल्टीप्लाई रहेगा, और प्लस का रूट A2 इंटू रूट A2 कितना हो जाएगा बच्चों, A2 T, करेक्ट। बाहर क्या है, माइनस का A2 T इक्वल्स टू V, ये भी कैंसिल, V इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट A1 A2 T, दिस इज योर फाइनल आंसर। A1 हमें गिवन था, A2 हमें गिवन था, T हमें गिवन था, V हमें निकालना था। आगे बात समझ में, अच्छा लगा सवाल, सिखा दिया कुछ सब्स्टिट्यूशन, तगड़ा था सब्स्टिट्यूशन इसमें, हाँ, स्टार्टिंग वाले में क्या इक्वेशन मैंने कैसे बनाई, A1 T1 इक्वल्स टू A2 T2, क्या ये वाला इक्वेशन या ये वाला, राइट वाला मतलब ये वाला इक्वेशन, ये कैसे बनाई, ये बना, ये समझ में आ गया,
हाँ हाफ यू यू इक्वल्स हाफ एटी नहीं, वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी। यू जीरो था ना, तो एटी हो गया ना, ए वन टी वन ए टू टी टू। उसके बाद फिर मैंने इस टी टू की वैल्यू पुट कर दी। देखो यहाँ से क्या होगा टी टू की वैल्यू, सर टी टू की वैल्यू होगी टी प्लस टी वन, करेक्ट। और इस टी टू की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ए वन टी वन माइनस ए टू, टी टू की वैल्यू होगी टी प्लस टी वन। ठीक है, फिर यहां से इक्वेशन बन गई। फिर हमने यहां पे डिस्टेंस लगाया। ठीक है, नाइस क्वेश्चन। हाँ, कहां तक आ गए थे? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आसान सा सवाल दे रहा हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये, 9 था ये, अब है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है, a car starting from rest, a car starting from rest on a straight road, on a straight road, car A takes a time t। अच्छा ये वही रिपीट कर दिया मैंने, a car starting from rest accelerates at the rate f, through a distance s, then continue at the rate constant, एक सेकेंड क्या लिखा मैंने, then continue at constant speed, हाँ, continue at constant speed for time t, and then decelerate at the rate f by 2 to come to rest, if the total distance traversed is 15 seconds, then हाँ नहीं, 15 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, ऐसा होगा। क्वेश्चन है, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट द रेट f थ्रू अ डिस्टेंस s, then continue at constant speed for time t, and then decelerate at the rate f by 2 come to rest if the total distance, okay, इन होगा, देन आपको बताना है टोटल
रुक जाओ, सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। ओके, इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इज 15s, ये s है बेटा, ठीक है, फाइंड s। चलिए, इसके लिए मैंने आपको समय दिया 2 मिनट का। चलो भाई, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है, एक पहले पास बना लो। इन्होंने क्या कहा, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट द रेट f थ्रू अ डिस्टेंस s, ठीक है। मान लेते हैं a से b तक गया ये f एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये, s, करेक्ट। हाँ, फ्रॉम रेस्ट एट द रेट f थ्रू अ डिस्टेंस s, देन कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t। फिर b से c पॉइंट तक ये क्या किया, एक कांस्टेंट स्पीड से चला है। वो कांस्टेंट स्पीड कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे। कांस्टेंट स्पीड से चला है, देन it deaccelerate at the rate f/2 come to rest। फिर ये d पोजीशन पर रेस्ट पर आ गया और यहां f/2 से डीएक्सेलरेट हो रहा था। If the total distance traversed is 15s, find s, ठीक है। s फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? टोटल ये यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी दी हुई है, ठीक है, कितनी है, 15s। एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, तो सवाल क्या था, ए से बी गए, है ना, एफ से एक्सेलरेट हो रहा है, बी से सी कांस्टेंट स्पीड है, सी से डी में f/2 से डी एक्सेलरेट हो रहा है, फाइनली रेस्ट पर आ जाता है और इनिशियली भी रेस्ट से स्टार्ट करता है। यानी u यहाँ पे आपका क्या है, 0 है, और v यहाँ पे क्या है आपका 0 है, और पूरा जो डिस्टेंस है वो है 15s। आपको s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। समझ में आ गया सवाल? चलो, तो पहले ए बी के लिए बात करते हैं। तो ए बी के लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं सर, s इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल तो 0 है, तो ut तो 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है f, टाइम कितना दिया हुआ है सर, वो तो पता ही नहीं है, वो तो पता ही नहीं है। तो लेट सपोज यहां से यहां तक का टाइम है t1, तो ये क्या हो गया, हाफ t1 स्क्वायर s, ठीक है। यही s तो निकालना है हमें। ये s कितना आ गया आपका, हाफ t1 स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं सर, इट कम्स आउट ft1/2। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि b से c ये t टाइम तक ट्रेवल किया, ये t हमें गिवन है, करेक्ट। b से c ये t टाइम तक के लिए ट्रेवल किया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड आउट करते हैं। तो bc, इसमें डायरेक्ट लगाओगे सर, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म है, करेक्ट। तो यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस कितना है पता नहीं सर, डिस्टेंस कितना है पता नहीं, तो नाम लिख देते हैं BC। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, एस से कंफ्यूज ना हो जाओ। तो स्पीड कितनी है वो हमें निकालनी है, v लिख देते हैं। डिस्टेंस कितना है सर, वो तो BC यहाँ पे है, तो BC लिख देते हैं। टाइम हमें गिवन है कि t टाइम है, करेक्ट। टाइम हमें कितना गिवन है, t टाइम है। अच्छा, ये v तुम्हें पता है क्या, ढंग से देखो तो, इस b पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, यही तो थी, f इंटू t1, है ना। इस b पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, f इंटू t1। तो यानी ये हो गया सर f1 t1, सॉरी f इंटू t1 इंटू t, दिस विल इक्वल्स टू bc।
करेक्ट, आगे बात समझ में। तो एफ टी वन इंटू टी आ गया, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट इज सी डी। सर सी डी कितना होगा, तो सी डी के लिए निकालते हैं। अगेन इसके लिए क्या होगा बच्चों, सर इसके लिए होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब डी एक्सेलरेट हो रहा है तो माइनस तुम डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फंडा क्लियर है। तुमसे कोई इनिशियल वेलोसिटी पूछे तो कितना बताओगे। अच्छा मैं टी तो का तो मुझे पता नहीं है ना, एक काम करो, टी का तो पता है, इसको लगाने से कोई मतलब नहीं है, ये लगा लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हाँ अब ठीक है। तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, सर पता है हमें, जो सी पोजीशन पे होगी दैट इज एफ इंटू टी वन। सर इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी, पता है हमें, 0 है सर, रेस्ट पर चला गया, करेक्ट। और ये डिस्टेंस को हम लोग लेट सपोज एस डैश है ये डिस्टेंस, तो वी स्क्वायर तो सर 0 हो गया, माइनस का यू स्क्वायर, यू कितना है एफ टी वन, एफ टी वन का स्क्वायर टू एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, एफ बाई टू इंटू एस डैश, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव हटाओ, एफ स्क्वायर टी वन स्क्वायर विल इक्वल्स टू 2 से 2 भी कट गया, एफ एस डैश, करेक्ट। एस डैश इक्वल्स टू कितना आ गया, अगेन इस एफ से ये कट गया, इट इज एफ टी वन स्क्वायर। आई बात समझ, एस डैश कितना आ गया, एफ टी वन स्क्वायर। अब जरा सबको एस के टर्म्स में लिखो, तो सबको जरा एस के टर्म में लिखो, तो एफ टी वन स्क्वायर और एस था आपका एफ टी वन स्क्वायर बाई 2, यानी कि एस डैश क्या लिख सकते हो 2s, करेक्ट। एस डैश क्या लिख सकते हो 2s, और एफ वन टी वन को क्या लिख सकते हो, इसको कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, एस की वैल्यू निकालनी, कोई नहीं निकालते, देखते हैं क्या होता है। नाउ this s plus this ft1t and this 2s, ये सब किसके इक्वल है 15s से, यही है बच्चों, ये सब 15s के इक्वल है, हमें s की वैल्यू निकालनी है। तो s प्लस 2s कितना हो गया 3s प्लस एफ टी वन इंटू टी इज इक्वल्स टू 15s, s की वैल्यू कितनी है एफ टी वन स्क्वायर बाई 2। अच्छा मैंने पहले, अच्छा ये t1 हमने इमेजिन करा है ना, इसलिए ये s की वैल्यू निकली नहीं है, ठीक है। तो हमें मेनली इस t1 को हटाना होगा, तो ये कितना आ गया 3/2 एफ टी वन स्क्वायर अगेन बाई 2, अच्छा 3/2 तो हो ही गया ना, 3 एफ टी वन स्क्वायर बाई 2, और यहाँ है आपके पास एफ टी वन इंटू टी, और दिस होल इज इक्वल्स टू 15s। क्या यहां से निकल के आ जाएगा, इक्वेशन आपके सामने तैयार है, बताइए निकल के आ जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इक्वेशन को ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है ना, इक्वेशन ज्यादा डिफिकल्ट बन गया। एक काम करो ना, 3s को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एफ टी वन टी इज इक्वल्स टू 12s, करेक्ट। और t1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 2s बाई एफ। हाँ अब निकल गया, ये इक्वेशन तुम्हारे सामने है। अब क्या निकाल लोगे, बताओ निकाल लोगे, जो जीता वही सिकंदर, t1 की वैल्यू पुट कर दो, निकल के आ जाएगा। दो, और इससे भी आसान बता दूं, चलो इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो, 2/1 कर दो,
इक्वेशन 2 है हमारा एफ टी वन टी इक्वल्स टू 12s, एफ टी वन टी इज इक्वल्स टू 12s। इसको हमने डिवाइड दे दिया किससे, तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल्स टू एफ टी वन स्क्वायर। वहां भी टी वन स्क्वायर था ना सर, एफ टी वन था, ठीक है। तो एफ टी वन का स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। ये T1 हमारा फिर भी बच जा रहा है? इसका मतलब इस T1 की वैल्यू यहां से निकलेगी। अभी इक्वेशन और लंबा चलेगा, थोड़ा और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, करते हैं। S से S कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो गया, एक T1 से ये चला गया, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से ये गया 6 बार में ना, तो Ty6 आ गई क्या? अब जाके निकला फाइनल आंसर। देखो निकल गया, कैसे निकला? T1 की वैल्यू कितनी आई, Ty6 आ गई, ठीक है सर। और S इक्वल्स टू क्या था, हाफ एफ T1 स्क्वायर, तो S इज इक्वल्स टू हाफ एफ T1 की वैल्यू कितनी है, Ty6 का स्क्वायर, तो S इक्वल्स टू कितना आ गया, हाफ एफ टी स्क्वायर बाई 36, तो S इक्वल्स टू आया एफ टी स्क्वायर बाई 72। दिस इज द फाइनल आंसर। कभी बार ज्यादा ही सब्स्टिट्यूशन आ जाता है भाई, हारना नहीं है, करते जाओ, टाइम टेकिंग हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। आ गया एफ टी स्क्वायर बाई 72। यहां तो मैं एफ पहले से गिवन था, टी गिवन था, और 72 तो कांस्टेंट है। करेक्ट, आगे बात समझ में। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे, मतलब पीवाईक्यूज के हिसाब से। अब तुम अब जाकर के पीवाईक्यूज लगाओ इस टॉपिक के, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सारे क्वेश्चंस तुमसे बन जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ नहीं बने तो मैं तो हूं ही फिर, है ना, डाउट बता दूंगा। अगला जो हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, वो करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी चलेगा क्वेश्चन सीरीज ही चलेगा। एक काम करो,